जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 नई जानकारियां देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने उवारोपी देने में पूरी ईमानदारी दिखाई है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वेटरन्स डे के उपलक्ष्य पर पूर्व सैनिकों को संबोधित किया और कहा कि हमने पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली उवारोपी उसकी जो विसंगति है उसको दूर कर दिया पेंशन पर। यानी अब कोई असमानताएं नहीं है पूर्व सैनिकों की पेंशन पर। जो पहले डिफरेंस था उस डिफरेंस को खत्म कर दिया भारत सरकार ने, रक्षा मंत्री जी ने। तो दोस्तों इसी पर कुछ बातचीत करेंगे आगे कि जो रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं पूर्व सैनिकों की पेंशन के बारे में, उनकी विसंगतियों के बारे में, क्या वो सही कह रहे हैं या फिर झूठी जानकारी दे रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, मिल सकता है 18 महीने का DADR का एरियर, अगर सरकार देना चाहे तब। आंकड़े समझिए राजकोषीय घाटे के। इकोनॉमी एक्सपर्ट ने रिपोर्ट जारी करी। जी हां दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा और यह रिपोर्ट है द इकोनॉमी टाइम्स की। जी हां दोस्तों कुछ एक्सपर्ट हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, जिन्होंने राजकोषीय घाटे की एक रिपोर्ट साझा करी है। जी हां दोस्तों, बताया है कि इस टाइम कितना सरकार पर आर्थिक दबाव है, क्या सरकार को कोई राजकोषीय घाटा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि सरकार से अगर पूछा जाता है कि 18 महीने का DA का एरियर दिया जाए तो सरकार कहती है कि हमें आर्थिक घाटा हो रहा है, हमारे ऊपर राजकोषीय घाटा है, मतलब सरकार बहाने बताती है। तो दोस्तों अब एक रिपोर्ट जारी करी गई है और वास्तव में रियल में बताया है क्या सरकार पे कोई आर्थिक बोझ है या नहीं है, सरकार को कोई राजकोषीय घाटा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों एक रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा और दोस्तों ये रिपोर्ट अभी की है, जनवरी 2026 की। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, PCDA का सर्कुलर 200 समझिए, पे प्रोटेक्शन पे। जी हां दोस्तों एक PCDA का सर्कुलर मैं आपको समझाऊंगा और ये सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 200। ये सर्कुलर भेजा गया था सभी मैनेजर को, बैंक के, CPPC के नोडल अधिकारियों को और पे एंड अकाउंट ऑफिसर को। और दोस्तों ये सर्कुलर संबंधित है पेमेंट ऑफ DNS रिलीफ टू री एम्प्लॉयड पेंशनर्स एंड एम्प्लॉय फैमिली पेंशनर्स। यानी वो पूर्व सैनिक या फिर जवान जो दूसरी जगह जॉब करते हैं तो वहां पर पेंशन पे उनको DR का फायदा दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। तो इसके संबंध में एक सर्कुलर जारी करा गया था। क्या है पूरा सर्कुलर आगे समझाऊंगा विस्तार से, काफी महत्वपूर्ण ये सर्कुलर है। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा, मतलब पूरा वीडियो देखेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कुछ पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील करता हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सटीक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, हर एक टाइप की जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित करना और चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेना वेटरन्स डे पर पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने OROP देने में पूरी ईमानदारी दिखाई है, असमानता को खत्म करने का प्रयास किया है। जी हां दोस्तों ये है रक्षा मंत्री कार्यालय से एक मैसेज। जी हां दोस्तों, यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये मैसेज है।
आपसे संबंधित लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने पूरी ईमानदारी से साकार किया। जी हां दोस्तों, यानी 40 सालों का सपना आपका पूरा किया बीजेपी सरकार ने ओआरओपी को लागू करके। यह तो सही बात है, ओआरओपी बीजेपी सरकार ने दी और यह आपकी मांग थी कि वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया जाए। हमने उस असमानता को खत्म करने का प्रयास किया। पूरी ईमानदारी के साथ सरकार ने आपको वन रैंक वन पेंशन दी। वन रैंक वन पेंशन आपको दे तो दी, लेकिन क्या आपकी विसंगतियां दूर हुई? क्या आपको बिल्कुल सही पेंशन मिल रही है? क्या आपकी पेंशन माइनस में नहीं जा रही? क्या एक्स ग्रुप की विसंगतियां दूर हो गई हैं? क्या पीएमआर को ओआरओपी दी जा रही है जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं? जो रिजर्विस्ट हैं क्या उनको ओआरओपी दी जा रही है? एएफटी में जो केस चल रहे हैं वो किससे संबंधित हैं? क्या बिना कोर्ट केस किए आपको फायदा दे रही है सरकार? कुछ भी अभी ठीक नहीं हुआ, कुछ भी विसंगति अभी तक ठीक नहीं हुई। लेकिन यहां पर राजनाथ सिंह जी क्या बता रहे हैं? हमने असमानता को खत्म करने का प्रयास किया, जिससे हमारे वेटरन्स वर्षों से महसूस कर रहे थे। इस व्यवस्था के लागू होने से, यानी ओआरओपी लागू होने से वेटरन्स के जीवन में ना केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई है, बल्कि यह भरोसा भी मजबूत हुआ है कि देश उनके साथ न्याय करता है। और यह बात कही है रक्षा मंत्री ने। जी हां दोस्तों, ओआरओपी लागू होने के बाद क्या पेंशन में जो प्रॉब्लम्स थी क्या वो दूर हो गई हैं? क्या आपकी पेंशन एक जैसी हो गई है, जिसे हम बोलते हैं वन रैंक वन पेंशन? दोस्तों, ये वन रैंक वन पेंशन नहीं, ये वन रैंक 5 पेंशन है। अभी मैं आपको बल्कि रक्षा मंत्री जी को पेंशन बता सकता हूं कि जवानों की किस तरीके से अलग अलग पेंशन है, जो अभी तक विसंगतियां सुधरी नहीं है। कितने कोर्ट केस चल रहे हैं एएफटी में पेंशन को ठीक कराने के लिए, पीएमआर को ओआरओपी का फायदा दिलाने के लिए। ये विसंगतियां हैं सारी। एक्स ग्रुप की विसंगतियां ठीक नहीं हुई है। जेसीओस की पेंशन माइनस में क्यों चली गई? जब भी कोई पेंशन टेबल रिवाइज होती है तो पेंशन बढ़ती है, लेकिन ओआरओपी रिवाइज तो हो रही है हर एक 5 साल बाद, लेकिन जेसीओस की पेंशन नहीं बढ़ रही। सबसे ज्यादा नुकसान सूबेदार साहब को। ऐसा क्यों? ये सभी विसंगतियां हैं। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि आप कैसे कह रहे हैं कि आपने असमानता दूर कर दी और ईमानदारी से आप ओआरओपी दे रहे हैं? आप ये कैसा कह रहे हैं? जरा हमारे जवानों से पूछिए, कभी जंतर मंतर पे आइए, कभी कोर्ट में आइए, किस तरीके से हमारे जवान जेसीओ परेशान हैं। अभी तक मिलिट्री सर्विस पे का फैसला आपने अभी तक नहीं किया, कोर्ट ने भी नहीं किया। तो दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जवानों जेसीओस की, जो अभी तक नहीं सुधरी है। तो दोस्तों, दूसरी तरफ फिर से रक्षा मंत्री जी एक और अपनी ईमानदारी दिखा रहे हैं मेडिकल की फैसिलिटी पर, ईसीएचएस पे। देखिए क्या कह रहे हैं। पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं, राजनाथ सिंह जी ने कहा है। जी हां दोस्तों, यानी आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है ईसीएचएस की, वो बेहतर तरीके से दी जा रही है। पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। जिसने अपना जीवन देश के नाम कर दिया, उसके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यानी सरकार बता रही है, रक्षा मंत्री जी बता रहे हैं कि ईसीएचएस की फैसिलिटी बेहतर तरीके से आपको दी जा रही है। बहुत संतुष्ट तरीके से आपको पूरी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ईसीएचएस को सुधारा जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि स्वास्थ्य सुविधाएं सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहकर गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, ताकि रिमोट एरिया में रहने वाले हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ ना हो। जी हां दोस्तों, इनकी सोच तो ठीक है कि आपको कोई दिक्कत ना हो ईसीएचएस से जुड़ी, लेकिन प्रॉब्लम सुधरी कहां है? अभी तक दवाइयां मिल नहीं पा रही, अभी तक एनए मेडिसिन शामिल हैं, अभी तक प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं कि हमने प्रॉब्लम्स दूर करी हैं, पेंशन पर भी और ईसीएचएस पर भी। जरा आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट करके, इनको अपना फीडबैक दे दीजिए। क्या पेंशन की विसंगतियां दूर हुई ओआरओपी की, या फिर ईसीएचएस की सुविधाएं आपके लिए बेहतर हो रही हैं?
जो प्रॉब्लम है ईसीएचएस में दवाइयों की, क्या वो प्रॉब्लम दूर हुई? कमेंट करके आप जरा बताइएगा, इनको जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। मिल सकता है 18 महीने का डीएडीआर का एरियर, अगर सरकार देना चाहे। दोस्तों सरकार तो मना कर रही है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता, लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ वित्तीय सलाहकार हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई है और उन्होंने बताया है कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेहतर है और राजकोषीय घाटा भी अब बहुत कम पड़ रहा है सरकार पे, बहुत ही कम हो गया है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक रिपोर्ट मैं आपको समझाऊंगा और ये रिपोर्ट है द इकोनॉमिक टाइम्स की, अभी की दोस्तों ये रिपोर्ट है 11 जनवरी 2026 की। सरकार वित्तीय वर्ष 2026 में 4.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। जी हां दोस्तों, यानी राजकोषीय घाटा पहले 9.8 9.2 था, बहुत पहले की बात कर रहा हूं 2020-21 की, लेकिन अब चलकर यह होने जा रहा है 4.4%। अब इसका मतलब क्या है कि जो राजकोषीय घाटा है उसकी वृद्धि कम हुई है। अब सरकार को आर्थिक नुकसान यहां पे नहीं हो रहा, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पर राजकोषीय दबाव पड़ रहा है, हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इस वजह से हम 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे सकते। अब दोस्तों यहां पर जो वित्तीय सलाहकार है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई है, इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार की वित्तीय हालत बहुत ही अच्छी है, राजकोषीय दबाव अब सरकार पे नहीं है, ये पहुंच गया है 2026 में 4.4% और इससे भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये आंकड़े हैं पीडब्ल्यूसी के, बिल्कुल सटीक आंकड़े। अब दोस्तों इसका मतलब है कि अब सरकार पे राजकोषीय दबाव नहीं है। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2021 में था 9.2% और अब है 4.4% और कुछ आगे आने वाले सालों में यह और कम हो जाएगा। सरकार की आर्थिक स्थिति बेहतर ही बेहतर होती जा रही है साल दर साल, और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही है, हम 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे सकते, इस साल बजट में 8 सीपीसी का बजट नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? यह सवाल है मेरा सरकार से। सरकार के ऊपर आर्थिक दबाव बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, जो मैंने आपको ये रिपोर्ट समझाई इकोनॉमिक टाइम्स की, इस रिपोर्ट के अनुसार सरकार पे कोई अब वित्तीय बोझ नहीं है, कोई राजकोषीय घाटा भी इतना बड़ा चौड़ा नहीं है, राजकोषीय घाटा भी धीरे धीरे कम हो रहा है, सरकार अब बेहतर स्थिति में है, आर्थिक हालत बहुत ही सुदृढ़ है, बेहतर है सरकार की। तो दोस्तों अब तो सरकार को फिर देना चाहिए 18 महीने का डीए का एरियर। ये वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी सरकार की, यानी सरकार गलत बोल रही है, गलत जानकारी दे रही है कि उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट है दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को मेरे से भी ले सकते हैं, साफ इसमें लिखा हुआ है कि राजकोषीय दबाव अब कुछ भी नहीं है सरकार पे। 9.2 9.8 से घटकर 4.4% हो गया 2026 में। तो दोस्तों ये बेहतर स्थिति है, ये बेहतर आंकड़े हैं, तो इस वजह से सरकार को देना चाहिए 18 महीने का डीए का एरियर। फिर सरकार मना क्यों कर रही है, आप कमेंट में जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों एक और जानकारी की तरफ, लास्ट इंफॉर्मेशन है पीसीडीए का सर्कुलर 200 समझिए पे प्रोटेक्शन पर। जी हां दोस्तों एक सर्कुलर है पीसीडीए का, और दोस्तों ये सर्कुलर है पेमेंट ऑफ डीएनएस रिलीफ टू री एम्प्लॉयड पेंशनर्स एंड एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, पीसीडीए ने क्लैरिफाई किया है कि अगर आप दूसरी जगह जॉब करते हैं, अगर आप एक जॉब से निकलकर दूसरी जॉब में शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहां पर आपको क्या डीएडीआर मिलता है? दूसरी जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद क्या पेंशन पे, सैलरी पे आपको डीएडीआर दिया जाता है? ये मैं आपको समझाऊंगा बेहतर तरीके से, क्योंकि दोस्तों जो बैंक हैं, सीपीपीसी हैं, या फिर जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, वो हमारे डिफेंस पेंशनर्स को पेंशन पे कई बार डीआर नहीं देती पेंशन पर। तो दोस्तों इसका क्या कारण है, जरा सही से समझ लीजिए। ये सर्कुलर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा 2 से 3 पॉइंट में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, दोनों पेंशन पर डीआर मिलेगा अगर पे प्रोटेक्शन नहीं दिया है।
जी हाँ दोस्तों, अगर दूसरी जॉब पर आपको पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है तब आपको पेंशन पर डीआर मिलेगा, या फिर दूसरी जगह से आप सैलरी ले रहे हैं तो उस पर आपको डीए मिलेगा। अगर दूसरी जॉब पर आपको पे प्रोटेक्शन नहीं दिया जाता, यह सबसे पहला पॉइंट है। दूसरी नौकरी में पे प्रोटेक्शन मिला है तब डीए डीआर एक पेंशन पर मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर दूसरी नौकरी में पे प्रोटेक्शन आपको मिला है तब दोस्तों डीए डीआर सिर्फ एक पेंशन पे मिलेगा, दूसरी पेंशन पर नहीं। अगर पे प्रोटेक्शन का फायदा आपने ले लिया है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, इस सर्कुलर के तहत अगर पे प्रोटेक्शन का फायदा आपने लिया है तो डीए डीआर सिर्फ एक चीज पर आपको मिलेगा, सैलरी पर भी और पेंशन पे भी। दूसरी जॉब पर आपको सिर्फ या तो पेंशन सैलरी मिलेगी, लेकिन डीए डीआर उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों आगे चलकर सरकार कहीं ना कहीं इस रूल को भी चेंज करेगी, क्योंकि दोस्तों कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपने पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन पर दोनों तरफ से डीए डीआर दे रहे हैं, पहली जॉब का भी और दूसरी जॉब का भी। फिर क्या लिखा है, अगर आप फ्रेशर के रूप में काम करते हैं, मिनिमम सैलरी पर लगे हैं, तब दोनों पर आपको डीए डीआर लागू है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों अगर पे प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया गया है, कोई पे प्रोटेक्शन आपको नहीं दिया है और आप एक फ्रेशर के रूप में, एक नए रिक्रूटर के रूप में, फ्रेशर के रूप में आप काम कर रहे हैं किसी दूसरी जॉब पर, तब दोस्तों आपको डीए डीआर मिलेगा दोनों जॉब का, चाहे तो पेंशन पे या फिर सैलरी पर। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है जो मैंने आपको यहां पे समझाए। इसके रिगार्डिंग फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और ये सर्कुलर आप मेरे से ले सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, नई जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।